नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 13 दिसंबर 2025 को पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। राहु काल सुबह 10:57 से अपराह्न 12:15 बजे के बीच रहेगा। वहीं मौसम में आज हरियाणा में धुंध छाए रहने का अनुमान है, लेकिन राजस्थान से सटे जिलों में ठंड के साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी जारी रहेगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। 2027 की पहली डिजिटल जनगणना के लिए 11,718 करोड़ का बजट मंजूर। योगी सरकार का ऑपरेशन टार्च शुरू। उत्तर प्रदेश में अवैध अप्रवासी निशाने पर 17 जिलों में डिटेंशन सेंटर। अरुणाचल प्रदेश में 2 कश्मीरी युवक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। पाकिस्तानी हैंडलर से सीधा लिंक। अडानी ग्रुप का धमाका। कच्छ में लगा रहा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, जो चांद से भी दिखेगा। पेरिस से होगा 5 गुना बड़ा। तीसरा विश्व युद्ध दूर नहीं। यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने जताई गहरी चिंता। ऑस्ट्रेलिया में हिजाब पर प्रतिबंध। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के स्कूलों में हैंडस्कार्फ बैन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं देश की पहली डिजिटल जनगणना की। केंद्रीय कैबिनेट ने देश की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ के भारी भरकम बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देकर बताया कि ये जनगणना कई मायने में ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ये देश में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल मोड में होने जा रही है। ये डिजिटल जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना का काम अप्रैल और सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके बाद दूसरे और अंतिम चरण में जनसंख्या जनगणना का कार्य फरवरी 2027 से शुरू होगा। इस काम के लिए देश भर में लगभग 30 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। डिजिटल जनगणना का डिजाइन डेटा सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका संचालन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमिश्नर की ओर से किया जाएगा। वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने जनगणना के साथ साथ कोयला सेक्टर में सुधार और किसानों के कल्याण के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस बार की जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल किए जाने की खबर है, जो देश की आबादी और जनसंख्यिकी और सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक व्यापक और गंतव्य सर्वेक्षण प्रदान करेगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऑपरेशन टार्च नाम का एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों की पहचान करना और उन्हें हिरासत में लेना है। ये अभियान रातों रात चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस टीमें टार्च और फ्लैश लाइट का उपयोग कर झुग्गी और झोपड़ियों पर, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अचानक चेकिंग कर रही है। ये अभियान सीधे तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों, रोहिंग्या शरणार्थियों और बिना दस्तावेज वाले विदेशियों को निशाना बना रहा है। पुलिस अधिकारी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। अकेले वाराणसी में 500 से अधिक संदिग्ध पकड़े गए हैं। इस ऑपरेशन का एक बड़ा कारण ये भी है कि अधिकारी मानते हैं कि ये घुसपैठिए जाली कागजात के जरिए सरकारी योजनाओं और वोटर लिस्ट में शामिल होकर असली नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अवैध पाए जाने पर उन्हें हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, जिसके लिए राज्य के 17 जिलों में बड़े पैमाने पर केंद्र बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों की। राजधानी ईटानगर में सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के एक सनसनीखेज मामले में जम्मू कश्मीर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी पर की गई इस कार्रवाई में कुपवाड़ा जिले के रहने वाले नजीर अहमद मलिक और शाबिर अहमद मीर को पकड़ा गया है। दोनों आरोपी ईटानगर में छोटे व्यवसाय की आड़ में लंबे समय से रह रहे थे, लेकिन उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी नजीर भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, सैन्य ठिकानों और मूवमेंट से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजता था। नजीर ने कबूल किया कि उसे विदेशी हैंडलर से विस्फोटक लगाने और सुरक्षा प्रतिष्ठानों में आगजनी की योजना बनाने के निर्देश भी मिले थे। नजीर के किराए के मकान से डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं, जिसके फोरेंसिक विश्लेषण में AIAQS से नाम के एक टेलीग्राम चैनल का डाटा मिला है, जिसे सुरक्षा संबंधी सूचना भेजने का माध्यम माना जा रहा है। नजीर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी शाबिर अहमद मीर पर अवैध रूप से पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में प्रवेश कराने और हथियारों की आपूर्ति में
कुरियर की भूमिका निभाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीर मानकर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बड़े जासूसी मॉड्यूल के दायरे और लिंक की गहराई से जांच कर रही है। अगली खबर दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट की। अडानी ग्रुप कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा रहा है। दावा है कि प्लांट में चांद से भी दिखाई देगा, जिसका आकार फ्रांस की राजधानी पेरिस से 5 गुना बड़ा है। क्लीन एनर्जी सेक्टर में अडानी समूह का ये अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने जोर देकर कहा कि अडानी ग्रुप 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कंपनी बनने की राह पर अग्रसर है। इस लक्ष्य को साधने के लिए कंपनी गुजरात के खावड़ा बॉर्डर के पास एक विशालकाय 30 गीगावाट का प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। प्रणव अडानी ने इसकी विशालता का वर्णन कर बताया कि यह प्रोजेक्ट लगभग 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के मंत्र बड़ा बनाओ, धैर्य से बनाओ और आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाओ को दोहराते हुए प्रणव अडानी ने बताया कि उनका लक्ष्य कुल 50 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन करना है। उन्होंने खावड़ा जैसी बंजर और चुनौतीपूर्ण भूमि को उत्पादक ऊर्जा भूमि में बदलने की एक बड़ी चुनौती बताया है, जिसे पार करके समूह आगे बढ़ रहा है। अगली खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निराशा अब खुलकर सामने आ गई है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर वर्तमान स्थिति नहीं संभली तो ये जल्द ही तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। शपथ लेते ही युद्ध रुकवाने का वादा करने वाले ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में जारी संघर्ष बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। उन्होंने दावा किया कि अकेले पिछले महीने इस जंग में करीब 25,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या सैनिकों की थी। ट्रंप ने हिंसा रोकने की अपील कर कहा कि मैं चाहता हूं कि ये मारकाट बंद हो। ये शब्द दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि अमेरिका सीधे तौर पर यूक्रेन की जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बातचीत में शामिल है क्योंकि यूक्रेन और यूरोप दोनों ही चाहते हैं कि अमेरिका मध्यस्थता करे। हालांकि उन्होंने यूक्रेन को दिए गए अमेरिकी फंड को लेकर एक बार फिर नाराजगी व्यक्त की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को भारी मात्रा में फंड दिए, पर बदले में कुछ नहीं मिला। अब अमेरिका सीधे यूक्रेन को नहीं बल्कि नेटो देशों को पूरी कीमत पर हथियार बेच रहा है, जो संभवतः यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। आखिर में बात करते हैं हिजाब पर लगे प्रतिबंध की। मध्य यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ऑस्ट्रियाई सांसदों ने हाल ही में एक बिल को भारी बहुमत से मंजूर किया है, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के स्कूलों में हैंडक्राफ्ट यानी हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कानून सितंबर में नए वार्षिक सत्र की शुरुआत में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने इस प्रतिबंध को लागू करने के पीछे मुख्य तर्क दिया है कि इसका मकसद लड़कियों को उत्पीड़न से बचाना और उनकी आजादी सुनिश्चित करना है। बिल पेश कर रही मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब किसी बच्चे को ये कहा जाता है कि उसे पुरुषों की नजर से खुद को बचाने के लिए अपने शरीर को छिपाना होगा, तो ये धार्मिक रिवाज नहीं बल्कि उत्पीड़न है। ये प्रतिबंध हिजाब और बुर्का सहित इस्लामी पर्दे के सभी रूपों पर लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले माता पिता पर 150 से 800 यूरो यानी 72,000 रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। इस नए कानून से लगभग 12,000 लड़कियां प्रभावित होंगी। हालांकि मानवाधिकार समूहों और विशेषज्ञों ने ये कदम पर चिंता व्यक्त की है। इनका कहना है कि ये कानून मुस्लिमों के प्रति भेदभावपूर्ण है और इसे देश में सामाजिक विभाजन को और गहरा किया गया है। बता दें कि इससे पहले 2019 में भी प्राइमरी स्कूलों में लगाए गए इसी तरह के बैन को संवैधानिक अदालत ने रद्द कर दिया था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं। शुभ प्रभात।